नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक की, जो है वैदिक सभ्यता। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ ही भारतीय इतिहास में एक अंतराल दिखाई देता है, और उस अंतराल के बाद एक नई सभ्यता का विकास दिखाई देता है जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो वेद है। हम लोग जानते हैं 4 वेद हैं, जिनमें सबसे पहला ऋग्वेद है, सबसे अंतिम अथर्ववेद है। तो इन वेदों से हमें जिस तरह के जीवन की जानकारियां प्राप्त होती हैं, आर्य लोगों के जीवन की जिन जानकारियों को हम समाहित कर पाते हैं वो वेद है, और वेदों से संबंधित ही जो सभ्यता है उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए वेद से ही शुरू करते हैं बात को। वेद शब्द संस्कृत से उद्भूत है, और हम जानते हैं कि वेद लिखे भी गए हैं वैदिक संस्कृत में ही। वेद धातु से बना है। धातु का मतलब होता है क्रिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेद शब्द की उत्पत्ति विद से हुई है, जिसका मतलब है ज्ञान या जानना। और हमने बताया आपको कि 4 वेद हैं, और इन 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेदों को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, और वो नाम कौन कौन से हैं? तो श्रुति, अपौरुषेय और एक संहिता। इसे देखें हम, श्रुति, अपौरुषेय और संहिता के नाम से वेदों को क्यों जाना जाता है। देखिए, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में कुछ बातों को डिस्कस किया था, जिसमें यह कहा गया था कि वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो आर्य हैं, और ये आर्य जो हैं इन्हें लेखन लिपि के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब इनके पास भाषा तो है, बोलचाल की भाषा तो है इनके पास, परंतु ये अपनी बातचीत को लिख नहीं पाए। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा हम ज्ञात नहीं कर पाए, क्योंकि हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। उनके पास लिखने का था तो बोलने का हमें नहीं पता लग पाया, और यहाँ पे इनके पास बोलने की भाषा तो है, परंतु ये उसे लिख नहीं पा रहे हैं, लिपिबद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी संभावनाएं अब तक की जितनी भी जानकारियां हैं उसमें ये माना जा रहा है कि इन आर्य लोगों को लिखना नहीं आता है। मुख्य रूप से जो भारत में आर्य हैं उनको लिखना नहीं आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे विश्व में उस समय आर्यों को लिखना नहीं आता है, क्योंकि इनके अभिलेख भी प्राप्त हुए, परंतु पूरे वैदिक सभ्यता युग के भारत में किसी तरह के अभिलेख या लेखन सामग्री प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब इन्हें लिखना नहीं आता, इनके पास क्या नहीं है? लिपि नहीं है। और जब लिपि नहीं है तो जितना भी ज्ञान होगा वो मौखिक होगा, और मौखिक ज्ञान जब आप एक से दूसरे संतति में लेकर जाएंगे, अगली जनरेशन में लेकर जाएंगे, तो वो कैसे जाएगा? आपको बताया, वो मौखिक ही जाएगा। और जब ये मौखिक जाएगा तो इन वेदों को गुरु शिष्य परंपरा में रटवाया जाता था। रटवाने का मतलब है गुरु शिष्यों को मंत्र रटवाते थे, वो रटते रटते 4 वेदों को रट लिया करते थे, सारा ज्ञान अपने अंदर इकट्ठा कर लिया करते थे। तो इसका मतलब काफी समय तक, बहुत सारी पीढ़ियों तक ये जो ज्ञान रहा, वैदिक ज्ञान रहा, वेदों का ज्ञान रहा, ये मौखिक रहा, और ये केवल सुनने पर आधारित रहा। और इसी वजह से इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, श्रुतियां कितनी है? तो बड़ा कंफ्यूजन रहा। श्रुतियां कितनी है? 4। वेद 4 है, श्रुतियां 4 है, एक ही बात है। दूसरा अपौरुषेय। वैदिक सभ्यता का या वेदों का जो ज्ञान है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। कहा यह जा रहा है कि जितना भी ज्ञान विज्ञान दुनिया भर में है, उसका हर ज्ञान विज्ञान का कहीं एक सूक्ष्म कण वैदिक ज्ञान में है। और अब भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो निकलनी बाकी हैं, या उनके बारे में सही विश्लेषण नहीं हो पाया, उसका पूरा ज्ञान अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इतना विशुद्ध ज्ञान यदि आपको मिलता है
तो ये संभावना व्यक्त की गई है कि इस वैदिक ज्ञान की उत्पत्ति किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुई है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुई है, ये ईश्वरीय ज्ञान है। इसे माना जाता है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब क्या है कि पुरुष के द्वारा रचित या स्थापित नहीं है, इस वजह से वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं संहिता की। संहिता से क्या अभिप्राय है? देखिए, हमने आपको ये कहा कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लिखना नहीं आता, और जब उन्हें लिखना नहीं आता तो ये सारा वैदिक ज्ञान बाद में लिखा गया। मतलब ये सभ्यता जब समाप्त हो गई, कंप्लीट हो गई, उसके बाद इस सारे मौखिक ज्ञान को इकट्ठा किया गया, विभिन्न शिष्यों से पूछा गया, उनके शिष्यों से पूछा गया, तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, मतलब सबको कलेक्टिवली एक जगह लिखा गया। और जब उसे लिखा गया तो इसका मतलब ये है कि उसे इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने का मतलब है कि ये संकलित है, और संकलित होने की वजह से वेदों को संहिता भी कहा जाता है। इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, इसलिए इसे संहिता भी कहा जाता है। तो वेदों को श्रुति, अपौरुषेय और संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है, और इस वैदिक संस्कृत को जो लिखा गया बाद में लिपि के माध्यम से, वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। आपको ध्यान रखना है, जो वर्तमान में हिंदी भाषा है हमारी, उसकी लिपि देवनागरी है, और उस देवनागरी की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मी से ही हुई है। ठीक है। अब इस वैदिक संस्कृत का जो ज्ञान है वो इतना ज्यादा विशद है, इतना श्रेष्ठ है कि इसके बारे में विलियम जोन्स का नाम संभवतः आपने सुना होगा। भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने कलकत्ता में 1784 में, और इन्होंने जो संस्था बनाई उसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान विज्ञान, जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान था, उसको लोगों के सामने लाना और उसके महत्व को प्रकाशित करना था। और विलियम जोन्स पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय भाषा समूह की बात को स्पष्ट किया। भारतीय भाषा समूह का मतलब क्या है कि भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का एक संपर्क है, एक अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट ये कहता है कि जो वैदिक संस्कृत है इसी से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। आपको ध्यान रखना है कि विश्व की बहुत प्रमुख जो भाषाएं हैं उन सब की उत्पत्ति यूनानी भाषा हो गई, लैटिन हो गई, आयरिश हो गई, गॉथिक हो गई, इन सब की उत्पत्ति कहां से मानी गई है? वैदिक संस्कृत से मानी गई। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहां आपको ये सिमिलरिटी शो हो जाती है। आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो यहाँ आस्ट होगा तो वहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा तो वहाँ 9 होगा। बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, और वो भारतीय भाषा समूह की ये जो प्रथम संकल्पना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसने दी सबसे पहले? तो विलियम जोन्स ने दी। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी की वेद क्या है, किस भाषा में है, उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वैदिक सभ्यता में हमें ये जानना है कि इसके निवासी कौन है। इसके निवासी आर्य हैं। 3-4 विशेषताएं एक बार जनरली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे अटैच हो जाए। वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो आर्य हैं। आर्य क्या है? आर्य का मतलब होता है सभ्य। ये गुणवाचक है, ना तो ये जाति है, ना कोई वर्ण, कोई धर्म के आधार पर आर्य कहा गया है इनको। ये क्या है? इनकी श्रेष्ठता या सभ्यता का सूचक है। सभ्यता या श्रेष्ठता सूचक शब्द है। संस्कृत का हम विशद अध्ययन जब करते हैं तो वहां पर ये बार बार आता है, आर्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसी सभ्य भद्र पुरुष के लिए। तो आर्य इस सभ्यता के निर्माता है। प्रारंभ में ये लोग सप्त सैंधव में रहते। सप्त सैंधव का मतलब क्या है? जहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है तो वहां से ये सप्त सैंधव में हमें दिखाई देते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जो 7 नदियां हैं, जिसमें चेनाब है, रावी है, झेलम है, ये सब नदियां मिलाकर 7 नदियों का जो समूह है वो सप्त सैंधव प्रदेश में ये रहते हैं।
और ये वही स्थान है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी रहा करते थे। इसके बाद बात करें तो ये जन में रहते हैं। शुरू में यदि इन्हें हम देखेंगे तो वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो जन में रहते हैं, मतलब ये कबीले में रहते हैं। और कबीले में रहने की जो ये परंपरा है ये आगे जाकर विकसित हो जाएगी। आपको बता दें ये जन से जनपद हो जाएगा और फिर ये महाजनपद हो जाएगा। तो कबीले में रहते हैं, जन में रहते हैं। जन जब बड़े हो जाएंगे मतलब आपस में लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयों में एक दूसरे में समावेश हो जाएगा, तो जन से बड़े जनपद हो जाएंगे और बड़े जब महानगर विकसित हो जाएंगे, द्वितीय नगरीकरण आ जाएगा, तो इसे महाजनपद के नाम से हम बुलाएंगे। तो ये सामान्य जानकारियां हैं। ग्रामीण सभ्यता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, जबकि इससे पहले वाली सभ्यता जो हमने पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी। चलिए अब बात करते हैं कि ये आर्य कहां से आए। प्रश्न ये है कि ये आर्य क्या भारत में पहले से थे, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक निवासी प्रारंभ से ही निवासी थे, या ये बाहर से आए। इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। और क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्रों में ही निवास करते हैं तो बड़ा अजीब सा प्रश्न ये है कि वो लोग कहाँ चले गए और ये लोग कौन है। तो आर्यों के बारे में बहुत सारे विचार व्यक्त किए गए। मैं कुछ विचारों को यहाँ पर आपसे साझा कर लेता हूँ। जैसे दयानंद सरस्वती, इन महोदय ने ये कहा कि इनका मूल क्षेत्र जो है वो तिब्बत प्रदेश है। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि इनका मूल निवास उत्तरी ध्रुव प्रदेश। आपने इनकी पुस्तक सुनी होगी आर्कटिक होम्स टू वेदास। आर्कटिक होम्स निवास, आर्कटिक ध्रुवीय प्रदेशों में निवास, टू वेदास मतलब वैदिक लोग जो हैं वो कहाँ रहते, ध्रुवीय प्रदेशों में। क्योंकि यहाँ पर वेदों में कहीं जब हम डेप्थ में जाते हैं तो वहां पर डिस्कशन में आता है कि 6 महीने का दिन है और 6 महीने की रात है। और इस बात को बाल गंगाधर तिलक ने अटैच करते हुए कहा कि इनका जो मूल निवास होगा वो उसी तरह की स्थिति का होगा जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात की संकल्पना, मतलब ध्रुवीय प्रदेश जो है वो संकल्पना सही सिद्ध होती है। तो इन्होंने ये वाला मत दिया है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राजबली पांडे की बात माने तो इन्होंने मध्य प्रदेश कहा है। मध्य प्रदेश का मतलब आज का मध्य प्रदेश नहीं है, इसका मतलब है कहीं बिहार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो भारत का मध्य क्षेत्र कहला सकता है, उस क्षेत्र के बारे में राजबली पांडे ने अपना मत दिया है। इसके अलावा बात करते हैं अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। इन्होंने कहा है कि इनका मूल प्रदेश सप्त सैंधव ही था। सप्त सैंधव ही था, इसका मतलब जहां पर ये हैं यही इनका मूल प्रदेश है। अब इनकी बात को यदि माने तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहां पर निवास करते थे, वो कहाँ चले गए, फिर वो थे और ये थे, तो इनमें काफी डिफरेंस है। क्योंकि जो आर्य हैं वो तुलनात्मक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के कंकालों की अपेक्षा इनकी हाइट ज्यादा है। वर्तमान जो मनुष्य भारत में स्थापित है वो मुख्य रूप से आर्य हैं, कद में लंबे हैं, अपेक्षाकृत गोरे हैं। तो दोनों को आप एक साथ नहीं रख सकते। तो इनका जो मत है वो भी बड़ा विवादित सा रहा, परंतु इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गार्डन चाइल्ड विदेशी जो रचनाकार है, इतिहासकार हैं, उन्होंने जो मत दिए हैं वो आमतौर पे बाहर के ही दिए हैं। दक्षिणी रूस, इन्होंने कहा कि दक्षिणी रूस से संबंधित हैं। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, जेजी रोड्स पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने मध्य एशिया का मत दिया या बैक्ट्रिया प्रदेश का मत दिया, और इसी मत को आगे बढ़ाते हुए प्रमाणित करने की कोशिश की मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के बारे में आप लोग जाने, भारतीय ज्ञान विज्ञान, संस्कृत के ज्ञान विज्ञान को आगे ले जाने में, प्रकाशित करने में बड़ा योगदान रहा। जर्मनी के निवासी थे और इन्होंने भी मध्य एशिया के मत को यहाँ पर प्रकाशित करने की कोशिश की, स्थापित करने की कोशिश की है।
एडवर्ड मेयर की बात कर लेते हैं। इन्होंने पामीर के पठार के क्षेत्र को माना, ज्यादा महत्वपूर्ण मत नहीं है ये। इसके अलावा गंगानाथ झा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ब्रह्मर्षि प्रदेश, जिसे हम आज की तारीख में बात करें तो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसे इनका मूल निवास स्थान माना है। तो इस तरह से बहुत सारे मत हमारे सामने चले आए और इन मतों में से हमें निर्धारित करने में बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि कौन सा मत हम स्वीकार कर लें और वास्तव में आर्य कहाँ के निवासी थे। तो इस बात को कहीं ना कहीं मैक्स मूलर की बात को सही स्वीकार किया जाता है और मैक्स मूलर के मत को स्वीकार किया जाता है कि ये लोग मध्य एशिया से संबंधित थे। अब मध्य एशिया से किस तरह संबंधित थे उसको थोड़ा सा हम डिस्कशन में ले जाते हैं और इसको डिटेल करते हैं। देखिए, मध्य एशिया में जो तुर्की का क्षेत्र है, इस तुर्की के क्षेत्र में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे बोगज कोई अभिलेख कहा जाता है। ध्यान रखिए कौन सा अभिलेख है ये, बोगज कोई अभिलेख है और ये 1400 ईसा पूर्व के लगभग का है। मतलब 1400 ईसा पूर्व के लगभग की जानकारियां हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। वैदिक सभ्यता का युग हम मानते हैं 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसका मतलब ये वैदिक सभ्यता का कहीं समकालीन या समकालीन जानकारियों का लेख हो गया। इस बोगज कोई अभिलेख से हमें क्या पता लगता है? आपको बताएं, उस समय बोगज कोई जो था वो एक राजधानी के रूप में है। मितनी राज्य था और एक हित्ती राज्य था। तुर्की क्षेत्र के आसपास के इन दो राज्यों के मध्य कोई युद्ध हुआ, मितनी और हित्ती। आपको बताएं, मितनी राज्य की राजधानी बोगज कोई थी। मितनी और हित्ती राज्यों के मध्य कहीं कोई विवाद था और उस विवाद के फलस्वरूप एक संधि हुई और इस संधि के बारे में जानकारियां हमें बोगज कोई अभिलेख में मिलती है। लिख दिया करते थे, संधि की शर्तों को अभिलेख में लिख दिया करते थे ताकि बाद में कोई उससे मना ना कर दे, किसी भी शर्त को मानने से कोई मना ना कर दे, उसको स्थापित किया जाता था। तो इस संधि की शर्तों के साक्षी के रूप में 4 देवताओं को साक्षी माना गया और वो कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नासित। इनको अश्विनव भी कह सकते हैं हम, युगल है ये अश्विन। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासित्य, इन 4 देवताओं को साक्षी मानकर ये संधि संपादित हुई। अब यदि हम वैदिक सभ्यता युग के देवताओं को देखेंगे तो वहां पर भी हमें ये 4 देवता देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब यहाँ के देवता और मध्य एशिया के जो देवता हैं वो समान हो गए। और जब आपके दोनों तरफ के देवता समान हो गए तो 2 ही परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो यहाँ के आर्य वहां चले गए या वहां के आर्य यहाँ आ गए। तो यहाँ के तो आर्य वहां जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो डिफरेंट है। वो अगर गए भी होंगे तो वो सेम नहीं है वहां पर। इसका मतलब दोनों जगह आर्य सभ्यता के लक्षण है, आर्य सभ्यता के देवता है। तो ये माना जाएगा कि वहां से सप्त सैंधव प्रदेश में इनका आगमन हुआ और इन्होंने उन्हीं देवताओं को मानना जारी रखा जो मध्य एशिया में इनके द्वारा पूजित किए जाते थे, पूजे जाते थे। इस बोगज कोई अभिलेख को आधार बनाया गया और इसके आधार पर मैक्स मूलर के मत को स्वीकार किया गया कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के मूल निवासी है। यहाँ आपको एक बात बड़ी अजीब सी और लग जाएगी कि आर्यों की जो भाषा है संस्कृत, जिसे हम बड़ा गर्व से अपनी भाषा कहते हैं, और आर्यों की भाषा है तो हमारी भाषा है, परंतु भारतीय मूल की भाषा नहीं हुई। इस तरह से ये भाषा भी मध्य एशिया से भारत में प्रवेश कर गई। इस तरह की जानकारी हमको ध्यान रखनी है। चलिए, तो यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि अंतिम निष्कर्ष हमारा क्या होगा कि ये आर्य कहाँ से आए, तो ये आर्य आए मध्य एशिया से। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अगला हमारा विषय रहेगा इसमें कि ऋग्वेद
चार वेद हैं, चारों वेदों के नाम उनको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पहले हम इस डिवीजन को देख लें कि वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कह देते हैं, और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें आप सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, उसके अलावा स्मृति ग्रंथ, वेदांग, बहुत सारे विषय जो हैं वो वहां से हमको जानकारियां प्राप्त होती है। बहुत सारी रचनाएं जो हैं उनसे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो हमें पहले जो पढ़ना है वो ऋग्वैदिक काल पढ़ना है, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार किया जाता है। तो पहले हम सारा डिस्कशन यहाँ कंसंट्रेट करेंगे और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा पहला संदर्भ जो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ऋग्वेद क्या है? विश्व की प्राचीनतम रचना। विश्व की प्राचीनतम रचना ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। काफी स्टूडेंट इसमें रुक जाते हैं, सूक्त क्या होता है? तो आपको बताएं कि पहले जो 10 डिवीजन किए गए, 10 विभाजन किए गए, वो तो मंडल कहलाते हैं, और उसके बाद उनके और जो विभाजन किए गए वो सूक्त कहलाते हैं, और प्रत्येक सूक्त के अंदर मंत्र हैं जिनको ऋचा कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम ऋक प्लस वेद, मतलब ऋचाओं या मंत्रों का जो वेद है वो ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें, इस ऋग्वेद के अंदर हमें देवताओं की, कई बार विषय पूछ लिया जाता है, देवताओं की मुख्य रूप से स्तुतियां प्राप्त होती हैं। देवताओं की स्तुतियां हमें प्राप्त होती हैं, और ऋचाओं और मंत्रों का वेद जो है वो कौन सा है? वो ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि इस ऋग्वेद के अंदर 10,570 सही 1/4 मंत्र हैं। ये संख्या थोड़ी थोड़ी डिफर करती है इतिहास और संस्कृत की किताबों से, 10,560, 80 इस तरह से भी मिल जाता है, पर ये मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 10 मंडल किस तरह से हैं आपको बताएं। 2 से 7 तक जो मंडल हैं वो प्राचीनतम है, और 1, 8, 9 और 10 ये नए हैं। और अगर आपसे ये कहा जाए कि नवीनतम कौन से हैं, सबसे नए कौन से हैं, तो पहला और 10वां जो सबसे लास्ट में जोड़े गए। अब आप कहेंगे कि किस तरह से पता लगा कि वो पुराने हैं ये नए हैं? तो जो भाषा है उस भाषा के आधार पर, उसके लेखन के आधार पर यह तय किया जाता है कि 2 से 7 जो है वो प्राचीन हैं, जिन्हें वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये भी नाम है। 2 से 7 जो मंडल हैं उनको वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 1 और 10 इसमें सबसे नए हैं। चलिए अब बात करते हैं सूक्तों की। 1028 सूक्त में से आपको बताएं 1017 जो सूक्त हैं वो तो मुख्य विषय है ही, इनको शाकल का भाग माना जाता है, शाकल का एक भाग माना जाता है। और जो 11 हैं इन्हें परिशिष्ट स्वीकार किया जाता है, जिनको बाल खिल्ले भी कह सकते हैं। बाल खिल्ले या परिशिष्ट कितने हैं? तो 11 हैं। और मूल सूक्त कितने हैं, शाकल कितने हैं? तो 1017, और यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल कितने हैं? 1028। इस तरह से 1028 सूक्तों में हमें विभिन्न देवताओं के
आराधना मुख्य रूप से प्राप्त होती है। और भी संदर्भ मिलते हैं, पर मुख्य रूप से ऋचाओं के माध्यम से देवताओं की आराधना यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है। तो ये हुई सामान्य जानकारी। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,570 सही 1/4 मंत्र, ये ऋग्वेद का आरंभ है। ऋग्वेद के जो प्रथम भाष्यकार है, ये भी हमें जानना चाहिए। इस पर विशिष्ट टीकाएं जो लिखी, जिन्होंने सबसे पहले लिखी वो थे स्कंद स्वामी। और यदि आपसे ये कहा जाए कि ऋग्वेद का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, ये इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो विल्सन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये हुई प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद के बारे में। धन्यवाद।